हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका टीचर, आपका दोस्त, आपके फिजिक्स का, आपके नीट का हमसफर जगजोत सर। और आज के इस लेक्चर में, इस कंप्लीट लेक्चर में मैं आप लोगों को रिवाइज कराने वाला हूं पूरा टॉपिक। चैप्टर का नाम आप देख सकते हो, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है। ये हम एक शॉट में करेंगे। और आज के इस लेक्चर में आप लोगों को क्या क्या मिलने वाला है मैं आप लोगों को बता देता हूं। आज के इस कंप्लीट लेक्चर में आप लोगों को मिलने वाले हैं वो सारे फॉर्मूलाज जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। किसके लिए इंपॉर्टेंट है? नीट एग्जामिनेशन के लिए भाई। ठीक है, अगर आप चैप्टर की बात करो, चैप्टर इतना छोटा नहीं है कि 30 मिनट्स में कंप्लीट हो जाए। फिर जगजोत सर इसको कैसे करेंगे 30 मिनट्स में? आप कैसे कर लोगे सर? डेफिनेटली हम यहां क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, हम उन फॉर्मुलाज की प्रैक्टिस करने वाले हैं। हम उन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज करने वाले हैं जो नीट के लिए इंपॉर्टेंट है ना। यही करेंगे ना हम लोग। सारे क्वेश्चंस तो नहीं कर पाएंगे, हम वो फॉर्मुलाज जरूर देख पाएंगे, वो कॉन्सेप्ट्स को देख पाएंगे। ठीक है, और बिना टाइम को बर्बाद किए हुए, क्योंकि एक एक मिनट कीमती है, एक एक सेकंड कीमती है आज के इस लेक्चर का। मैं बिल्कुल स्टार्ट करने वाला हूं, पर आप लोगों को मैं ये जरूर कहूंगा आप सारे फॉर्मुला, सारे कॉन्सेप्ट्स को नोट कर लेना। इसके अलावा कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे भी है जो हायर कॉन्सेप्ट्स है, मैं उनको बिल्कुल इंक्लूड नहीं करूंगा। मैं आप लोगों को बिल्कुल ट्रैक पे रखूंगा। मुझे लग रहा है जो आपके कॉन्सेप्ट्स नीट में आ सकते हैं या प्रीवियस ईयर में आए हैं, उन्हीं पे ज्यादा चर्चा करेंगे, उन्हीं को डेप्थ में हम डिस्कस करेंगे। डेप्थ में भी नहीं, बेसिकली उनका ओवरव्यू लेंगे, फॉर्मूला लेंगे और उनका एप्लीकेशन सीखेंगे। तो आप तैयार हो? बिल्कुल तैयार हो ना? बिल्कुल। अब ये लेक्चर बस स्टार्ट होने वाला है, अब हम उड़ान भरने वाले हैं, तो बिल्कुल अपनी सीट बेल्ट को पहन लो, कस लो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो हम लोगों को टॉपिक डिस्कस करना है वो कौन सा है। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं थर्मोमीटर। थर्मामीटर आप लोग जानते हो टेम्परेचर मेजर करने का एक डिवाइस है ना। तो मैं यहां साथ साथ लिखते जाता हूं, हमें पता तो होना ही चाहिए ना भाई। थर्मामीटर क्या करता है बोलो? ये टेम्परेचर को मेजर करता है ना। ये किसके लिए बोलो? टेम्परेचर को मेजर करने के लिए है ना। ये टेम्परेचर मेजरमेंट करता है, टेम्परेचर को नापता है भाई। ये तो हम सब जानते हैं, हमें जब बुखार होता है या कुछ होता है तो सबसे पहले यही चीज हम यूज करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? थर्मोमीटर कहते हैं, राइट। बट ये काम कैसे करता है, इसका प्रिंसिपल आ सकता है एग्जाम में। भाई नीट का एग्जाम है, ये छोटी छोटी बारीक चीजें पूछ सकता है आपको कि भाई हमें ये तो पता चल गया ये डिवाइस टेम्परेचर मेजर करता है, बट ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? ऐसा आपने क्या देखा कि थर्मामीटर बना दिया? और मैं उन थर्मामीटर की बात कर रहा हूं जो ग्लास के अंदर मर्क्यूरी वाला थर्मामीटर होता है। मर्क्यूरी थर्मामीटर की हम बात कर रहे हैं, उस थर्मामीटर को अगर हम डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि एक ग्लास की शीशी में कुछ लिक्विड डाला जाता है जैसे कि मर्क्यूरी होता है। आपने देखा होगा इस तरीके का थर्मामीटर। ये जो हमारे पहले आते थे डिजिटल नहीं, जो क्लिनिकल थर्मामीटर आते थे जिसके अंदर आपने देखा होगा ऐसे मर्क्यूरी फिल होती है ना। फिर आप इसको हीट करते हो या फिर आप इसको अपनी बॉडी से टच करते हो तो वो उसका लेवल बढ़ता है। देखा है ना ये वाला थर्मामीटर? बिल्कुल इसी की बात कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल क्या है, कैसे हम लोगों ने थर्मामीटर बना लिया? तो इसका जो प्रिंसिपल है हम उस पर चर्चा करें, अगर इसके प्रिंसिपल पे चर्चा करें तो इसका जो प्रिंसिपल है वो बहुत साफ सुथरा सा प्रिंसिपल है। वो ये है कि यहां पे जो मर्क्यूरी है इसकी जो हाइट है ना वो लीनियरली टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। याद रखना, यहां एक्चुअली एक्सपेंशन हो रहा है। आप कह सकते हो जो आपको यहां हाइट नजर आती है ना मर्क्यूरी की, यहां जो आपको लेंथ नजर आती है मर्क्यूरी की, हाइट या फिर लेंथ, वो क्या है? लीनियरली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। लीनियरली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका क्या मतलब है थोड़ा सा समझ लेते हैं जल्दी जल्दी, बट मैं आप लोगों को कहूंगा इसको याद रखना भाई। स्टेटमेंट को हो सकता है इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ जाए कि आपने थर्मामीटर बना कैसे लिया भाई, कैसे कैसे बना लिया थर्मामीटर, तो आपको पता होना चाहिए इस प्रॉपर्टी को याद करके। यानी कि जब जैसे जैसे टेम्परेचर में बदलाव होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, इसकी हाइट बढ़ती रहती है। लीनियर वेरिएशन का मतलब है अगर आप टेम्परेचर को डबल कर दोगे तो उसकी हाइट डबल बढ़ जाएगी, इसको लीनियर वेरिएशन कहते हैं। सो ये वेरिएशन को याद रखते हुए इसको बनाया गया है। ये थर्मामीटर हमारा डिवाइस है, बड़ी काम की चीज है भाई, है ना। डॉक्टर्स, ये तो आप लोगों के लिए ही है ना, फ्यूचर डॉक्टर्स हो ना आप। ठीक है, तो डेफिनेटली आप लोगों का बहुत बड़ा टूल होने वाले आने वाले टाइम में। इसके अलावा अगर हम ध्यान से देखिए, हमने थर्मामीटर पढ़ा, थर्मामीटर का प्रिंसिपल तो ये हो गया। इसके अलावा हम लोगों को क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है सर, सवाल और क्या आ सकता है? यहां से आप लोगों को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्जन करना आना चाहिए। फ़ारेनहाइट से सेल्सियस पे, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट पे, या केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए भी आ सकता है। फ़ारेनहाइट टू केल्विन, केल्विन टू डिग्री सेल्सियस, या कोई नया थर्मामीटर आपके सामने रख सकता है। तो डेफिनेटली हम लोगों को एक फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा। यहां एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। यहां जो फॉर्मूला है वो आप अच्छे से समझना। ये फॉर्मूला है जो भी आप रीडिंग ले रहे हो थर्मामीटर में, माइनस LFP। LFP का मतलब होता है लोअर फिक्स्ड पॉइंट। क्या होता है बोलो? लोअर फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है ना। और डिवाइडेड बाय रीडिंग माइनस LFP डिवाइडेड बाय UFP माइनस LFP।
यूएफपी का मतलब होता है अपर फिक्स पॉइंट, ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे हम, अपर फिक्स्ड पॉइंट। तो याद रखना, ये हम लोगों को याद रखना है, ये हर थर्मामीटर के लिए क्या होता है, ये जो चीज है ये हर थर्मामीटर के लिए क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ये जो चीज है, ये जो हमने निकाला, ये थर्मामीटर के लिए कांस्टेंट होती है। अच्छे से समझाऊंगा मैं, घबराओ मत। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि कोई भी आप थर्मामीटर ले लो, फॉर एग्जांपल आपने डिग्री सेल्सियस वाला ले लिया और केल्विन वाला ले लिया, तो भाई डिग्री सेल्सियस वाले में जो आपकी रीडिंग आएगी, तो जो भी आपका टेम्परेचर आएगा डिग्री सेल्सियस में माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। और लोअर फिक्स पॉइंट कौन सा टेम्परेचर लिया जाता है, लोअर फिक्स पॉइंट वो टेम्परेचर लिया जाता है जहां पानी जम जाता है, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, जहां पानी जस्ट आइस में कन्वर्ट होता है या आइस जस्ट मेल्ट करती है, वो हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। यानी कि एलएफपी पानी का, वाटर का क्या होता है बोलो, फ्रीजिंग पॉइंट। क्यों लेते हैं, क्योंकि ये जो है ना बच्चे फ्रीजिंग पॉइंट, ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है ये फिक्स होता है, इसलिए हम लेते हैं इसको। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इसकी वैल्यू बदलती नहीं है, इसलिए इसको लेते हैं। और अगर हम ध्यान से देखें अपर फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट हम लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट को, पानी का, है ना, किसकी बात कर रहे हैं, पानी के बॉइलिंग पॉइंट को हम लेते हैं। तो यानी कि हम अगर देखें ध्यान से, रीडिंग का मतलब है टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस माइनस लोअर फिक्स पॉइंट को आप लिख सकते हो 0 डिग्री सेल्सियस, अपर फिक्स पॉइंट मैंने 100 माइनस 0। तो ये जो चीज है वो कांस्टेंट है, चाहे आप केल्विन स्केल में लिखो या डिग्री सेल्सियस में। अभी मैंने कौन से स्केल में लिखा है, जल्दी से बताओ, कौन से स्केल में लिखा है मैंने इसको, सर आपने लिखा है डिग्री सेल्सियस में। अब क्या हम इसको केल्विन स्केल में भी लिख सकते हैं, यही टेम्परेचर अगर हम केल्विन स्केल में निकालेंगे तो माइनस 273। अब 273 क्यों, अगर आप केल्विन स्केल पे देखते हो तो बर्फ किस पे जमती है, 0 पे नहीं जमती, वो 273 केल्विन पे जमती है। 273.15 भी लिख देते हैं, है ना, अप्रॉक्सीमेटली चलता है ना, थोड़ा बहुत तो चलता है सर, 273 लिख दो या 273.15 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। माइनस यहां ये होता है 373 माइनस 273, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपका 373 केल्विन है। आया समझ में। अगर आप फ़ारेनहाइट स्केल में बात कर रहे हो तो टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस, यहां से आप लोगों को पता है कि कितना टेम्परेचर होता है, अगर आप ध्यान से देखोगे 82, है ना, और नीचे से आ जाता है आपका 212 माइनस 32, सॉरी नॉट 82, 32 लिखना था मुझे, 82 लिख दिया, सॉरी बच्चों, इसको अब हमें लिखना है कितना, 32 माइनस 212 डिवाइडेड बाय 32, है ना। सो ये आप देख सकते हो, ये कांस्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखो, यहां से आप लिख सकते हो, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है अच्छी तरीके से, ये फिक्स्ड है। अब आपको अगर डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना है या केल्विन से डिग्री सेल्सियस में जाना है तो आप ये फॉर्मूला रिलेशन यूज कर सकते हो। केल्विन से फ़ारेनहाइट के लिए ये रिलेशन, मान लो आपको टेम्परेचर दे दिया, मान लो 50 केल्विन और डिग्री सेल्सियस में पूछा, तो यहां डाल दोगे 50 और डिग्री सेल्सियस में आंसर निकाल लोगे, इन दोनों को आपस में इक्वेट करके। तो ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है। थर्मामीटर से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो इससे ज्यादा, इससे बाहर आने की ज्यादा चांसेस नहीं है। आप लोगों को मेजरमेंट किसका करता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है और कैसे काम करता है, ये सिखा दिया। नया स्केल बना सकते हैं आपके सामने एग्जाम में, हो सकता है एक नया स्केल दे दे जो आपने कभी देखा ही ना हो, है ना, मान लो जगजोत सर वाला स्केल दे दे, जेएस स्केल दे दे, वहां आपको लोअर फिक्स पॉइंट अलग दे दे, अपर फिक्स पॉइंट अलग दे दे, तो उसमें आपसे रीडिंग पूछ सकता है। तो ये डेफिनेट है कि ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता है अगर थर्मामीटर से आया। अभी तक नीट में पास्ट ईयर में मैंने एक्सपीरियंस किया, इससे ज्यादा क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया, तो बट चांसेस है कि आ सकता है, फिर भी इसको हमें करके जाना चाहिए, ठीक है। सो ये हुआ अपना थर्मामीटर वाला कॉन्सेप्ट। अगले पे आते हैं हम, थर्मल एक्सपेंशन। ये आप लोगों ने सीखा होगा, हर लिक्विड, हर सॉलिड या फिर अगर हम गैसेस की भी बात करें तो जनरली जो बिहेवियर है उनका वो एक्सपेंशन का होता है, यानी कि मॉलिक्यूल्स का, एटम्स के बीच का डिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाता है, तो उनमें आपको एक्सपेंशन नजर आता है। एक्चुअली वो वाइब्रेट करते हैं बट ऑन एन एवरेज उनका जो टेम्परेचर है वो आपको बढ़ा हुआ नजर आता है। सो थर्मल एक्सपेंशन में आपको 3 चीजें डिस्कस करनी पड़ेगी। थर्मल एक्सपेंशन की अगर मैं बात करूं, इसमें हम लोग 3 चीजें पढ़ेंगे, मेजर 3 चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर मैं चर्चा करूं तो सबसे पहले मैं यहां डिस्कस करता हूं लीनियर एक्सपेंशन। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा किसका, लीनियर एक्सपेंशन का। लीनियर एक्सपेंशन कैसी चीजें देंगी, कौन कौन से ऑब्जेक्ट है, जैसे कि रॉड, अगर आप ध्यान से देखोगे आप कहोगे सर एक रॉड है जिसकी कुछ लेंथ होती है, लेट अस से L, किस टेम्परेचर पे, T टेम्परेचर पे। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, कितना कर दिया टेम्परेचर बढ़ा के, मान लो आपने टेम्परेचर कर दिया T प्लस डेल्टा T, जिसको आप T डैश भी कह सकते हो, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उसकी लेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नई वाली लेंथ मैं लिख देता हूं L प्लस डेल्टा L, है ना, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, कुछ L डैश। समझ में आ रहा है, इनिशियल लेंथ L, फाइनल L डैश, टेम्परेचर T, T प्लस डेल्टा T, इसको हमने T डैश लिख दिया। सो यहां से जो आपको फॉर्मूला याद रखना है
वो याद रखना है जो भी आपका लेंथ में चेंज आया, जो भी बदलाव आया, जो भी इंक्रीज आया, जो भी लेंथ आपकी बढ़ी, वो किसके इक्वल होती है बोलो, अल्फा इंटू ओरिजिनल लेंथ जो पहले वाली लेंथ थी मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर। सो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है ना, ये चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला है। डेल्टा टी पॉजिटिव मतलब टेम्परेचर बढ़ा तो लेंथ भी डेल्टा एल आएगी, वो पॉजिटिव आएगी, मतलब ये भी बढ़ेगा। यानी कि अगर ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, इसके पॉजिटिव का मतलब टेम्परेचर बढ़ा, इसके पॉजिटिव का मतलब लेंथ बढ़ी। बहुत सिंपल है, ठीक है ना। अगर ये नेगेटिव आ गया सर तो इसका मतलब टेम्परेचर घटा तो लेंथ भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है, इसको किस में डालेंगे हम, केल्विन में। बट आप कहोगे सर कुछ फर्क पड़ेगा, तो हाँ, अगर आप केल्विन और डिग्री सेल्सियस का चेंज लोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, पर अगर आपने फ़ारेनहाइट में लिया तो दिक्कत आ जाएगी। तो याद रखना, या तो आप इसको केल्विन में लो डेल्टा टी को, या फिर डिग्री सेल्सियस में लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर का जो चेंज है, मतलब जो भी टेम्परेचर का बदलाव है डेल्टा टी, वो डिग्री सेल्सियस और केल्विन में सेम रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अभी पीछे आपने थर्मामीटर पढ़ा था, लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट का जो गैप है ना वो 100 का है। डिग्री सेल्सियस में भी 100 माइनस 0 और केल्विन में भी 373 माइनस 273, 100 का गैप है। इसलिए चेंज से फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे इसको टेम्परेचर को केल्विन में लो या डिग्री सेल्सियस में, बट चेंज देख रहे हो आप, टेम्परेचर नहीं देख रहे, चेंज इन टेम्परेचर ले रहे हो। इसके बाद फाइनल लेंथ का एक फॉर्मूला होता है एल डैश का, हम इसको लिखते हैं जो हमारी पहले वाली लेंथ थी एल, और ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा एल डेल्टा टी। तो अपने को ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना है, अपने को ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना है। तो ये जो भी हमने डिस्कशन की है, ये मैंने जो भी चर्चा की है, ये किसकी करी है बोलो, ये किसकी चर्चा की गई है बोलो, ये चर्चा की गई है लीनियर एक्सपेंशन की। सर अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखेंगे। और आप लोग पूछोगे सर नीट में कैसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आ रहा है मन में ये सवाल, आया होगा, क्यों नहीं आया होगा सर, एग्जाम देने जा रहे हैं आखिरकार, कैसा सवाल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं नीट में। मैंने देखा है मेरे एक्सपीरियंस से, ज्यादातर वो ऐसे क्वेश्चन पूछता है जहां पे वो ये मेंशन कर देता है कि टेम्परेचर के बदलने से डेल्टा एल नहीं बदल रहा, वो 2 रोड देगा आपको। ऐसा आया हुआ है, 2 बार सवाल ऐसा आया हुआ है प्रीवियस ईयर, आप खंगाल के देख सकते हो पेपर, आप चेक करके देख सकते हो कि 2 अलग अलग मटेरियल ले लेगा, एक ले लिया ब्रास, एक ले लिया कॉपर, और उसने बोला कि दोनों की जो लेंथ का चेंज है, यानी कि लेंथ ऑफ कॉपर माइनस लेंथ ऑफ ब्रास, ये ना टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। मतलब पहले भी जो उनके बीच का जो लेंथ का चेंज था, यानी कि एक की लेंथ ज्यादा होगी एक की कम होगी, दोनों की लेंथ को माइनस कर लो, कॉपर की ब्रास में से माइनस कर लो, फिर आप किसी भी टेम्परेचर पे देख लो, उनकी जो लेंथ का चेंज है ना वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा। ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए हैं, यानी कि जो भी चेंज इन लेंथ है उसको आपको इक्वेट करना है 0 से। इस तरीके के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पड़े हुए हैं बहुत सारे, सो आप ध्यान से इस तरीके के क्वेश्चन पे जाना, प्रीवियस ईयर से आपको अच्छा आइडिया लग जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। यहां क्वेश्चंस नहीं करा रहा, मैं फॉर्मुलास करा रहा हूं, अगर क्वेश्चंस कराता तो डेफिनेटली आपको वो बताता, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा प्रीवियस ईयर के वो क्वेश्चन जरूर देखो जो लीनियर एक्सपेंशन से आए हैं। आगे बढ़ते हैं, थर्मल एक्सपेंशन की अगर चर्चा करें, थर्मल एक्सपेंशन से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं भाई हम, थर्मल एक्सपेंशन से क्या एक्सपेक्टेड है। थर्मल एक्सपेंशन में लीनियर एक्सपेंशन के बाद आपको एक्सपेक्टेड है एरिया का एक्सपेंशन, यानी कि अब अगर हम चर्चा करेंगे तो हम चर्चा करेंगे एरियल या फिर आप सुपरफिशियल एक्सपेंशन की बात करते हो, तो एरिया में क्या एक्सपेंशन आया। एक्सपेंशन का मतलब ही अपने आप में बढ़ना होता है ना। तो यहां हम चर्चा कर रहे हैं एरियल एक्सपेंशन की। एरियल एक्सपेंशन में जो फॉर्मूला होगा सब कुछ वैसे ही जैसे यहां है, बट अब यहां जो एरिया है, मान लो पहले आपका कुछ एरिया ए था और फिर वो एरिया किस में चला गया, एरिया बढ़ गया। अब आपका जो नया एरिया हो गया वो एरिया हो गया आपका ई डैश। पहले टेम्परेचर टी था, अब टेम्परेचर टी डैश। समझ रहे हो ना कितना टेम्परेचर बढ़ा, डेल्टा टी टेम्परेचर को हम लोग बढ़ा रहे हैं। यहां कितना टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, डेल्टा टी। सो यहां से जो फॉर्मूला होता है डेल्टा ए मतलब चेंज इन एरिया, वो कितना हो जाएगा, यहां से फॉर्मूला आता है बीटा, है ना, जैसे कि यहां अल्फा था वहां आ जाता है बीटा इंटू इनिशियल एरिया इंटू चेंज इन टेम्परेचर। बाकी कहानी वैसे ही जैसे एरियल एक्सपेंशन में, जैसे आपने अभी पढ़ी थी लीनियर एक्सपेंशन में, बाकी सारी स्टोरी बिल्कुल वैसी है। अगर आप फाइनल एरिया की बात करोगे, ए डैश की बात करोगे, तो आप क्या लिख सकते हो, यहां ए 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। अगर आप ध्यान से देखो यहां अल्फा क्या था, अल्फा होता था कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, यहां बीटा होता है कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। और आपको पता होना चाहिए जो बीटा है वो 2 टाइम्स अल्फा होता है, ये आप याद रख सकते हो, ठीक है ना। सो ये कहानी हो गई हमारी एरियल एक्सपेंशन की, ये अपनी जो चर्चा है ये एरिया वाली एक्सपेंशन की हो गई। अब हम चर्चा कर सकते हैं वॉल्यूम की, है ना। अब हम चर्चा कर सकते हैं कि भाई अपने वॉल्यूम में क्या होगा, तो वॉल्यूम की कहानी पे आ जाओ। चलो सर वॉल्यूम का भी एक्सपेंशन एक बार बता दो, बिल्कुल बताएंगे जी,
बताने के लिए तो हम आए हैं, है ना। तो वॉल्यूम के एक्सपेंशन की अगर बात करें तो क्या होगा, चलो सोचो। अब यहां अगर कोई ऑब्जेक्ट जो 3 डायमेंशनल है, वो क्यूब भी हो सकता है, स्फीयर भी हो सकता है। 3 डायमेंशन जानते हैं, 3 डायमेंशन जिसपे लेंथ ब्रेथ हाइट हो, या फिर जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करे उसकी बात कर रहे हैं। कहने का मतलब है अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इसका पहले वॉल्यूम V था, टेम्परेचर T था, टेम्परेचर को बढ़ा दो, कितना बढ़ा दो, मान लो डेल्टा T बढ़ा दिया सर, तो सर वॉल्यूम बढ़ेगा क्या, हाँ वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है ना। अब हम वॉल्यूम का बदलाव कर रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है ना। ओके सर कोई बात नहीं, वॉल्यूम को बढ़ा दो, नया वॉल्यूम V डैश कर दो, और जो टेम्परेचर है वो T प्लस डेल्टा T, यानी कि T डैश हो जाएगा, यानी कि T डैश हो जाएगा। तो क्या सेम ही होता है, जल्दी से बताओ, मेरे साथ रिपीट करो कमेंट्स में, अभी तक तो भर जाना चाहिए इसका आंसर। डेल्टा V का क्या फॉर्मूला है, पढ़ा है आप लोगों ने बहुत बार, क्या फॉर्मूला है बोलो। डेल्टा V, यहां बीटा की जगह आएगा सर गामा, इनिशियल वॉल्यूम इनटू चेंज इन टेम्परेचर। तो ये फैक्टर्स हम लोगों को याद रखने हैं। मतलब जो भी चेंज है ना वो इनिशियल पे डिपेंड जरूर करता है। डेल्टा एल पे डिपेंड कर रहा था, डेल्टा ए एरिया पे पहले वाले पे डिपेंड कर रहा था, और जो चेंज इन वॉल्यूम है वो पहली वाली वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है बाबा, याद रखना, है ना। जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। और फाइनल वॉल्यूम का फॉर्मूला आप लिख सकते हो V डैश, और यहां से लिख सकते हो V1 प्लस गामा डेल्टा T। ये थोड़ा सा गामा, कई बच्चे कहेंगे सर आपका गामा तो आर जैसा लग रहा है, यार तरीका है बनाने का, थोड़ा सा स्टाइलिश है हम, है ना थोड़ा कर्सिव बनाने की कोशिश करते हैं। वैसे आप देखते हो आप गामा को ऐसे लिखते हो, तो गामा ऐसे लिख दो यार, मैं थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ, पंजाबी है, ठीक है ना, पंजाबी टच आ जाता है लिखने में भी, क्या करें, ठीक है। सो ये अपना गामा है, ठीक है ना। सो आप देख सकते हो इस तरीके से अपना क्या हो गया, वॉल्यूम एक्सपेंशन हो गया भैया, वॉल्यूम एक्सपेंशन भी हो गया। क्या तीनों एक्सपेंशन हो गए, बढ़िया अच्छी तरीके से। अच्छा इसी के साथ एक छोटा सा, बट याद रखना डेंसिटी का भी क्वेश्चन आया गया है पीछे, मैं देख सकता हूं प्रीवियस ईयर में भी, आपको अलग से ही नजर आ जाएगा कि इस तरीके से डेंसिटी में भी वेरिएशन पूछ लेता है भाई। इसी का रेसिप्रोकल कर दो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप देखोगे 1 बाय V डैश आपको मिल जाएगा 1 बाय V, 1 प्लस गामा डेल्टा T। और अगर आप दोनों को मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मास अपॉन वॉल्यूम होता है डेंसिटी, तो मास अपॉन फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देखोगे फाइनल डेंसिटी, और मास अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा पहले वाली डेंसिटी, और इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस गामा डेल्टा T की पावर -1। तो अपना डेंसिटी का वेरिएशन का फॉर्मूला ये है। डेंसिटी का वेरिएशन, डेंसिटी बढ़ेगी नहीं, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो सेम मास में डेंसिटी कम होगी। यहां आप वॉल्यूम का एक्सपेंशन कह रहे हो टेम्परेचर के साथ, पर डेंसिटी का एक्सपेंशन नहीं है बेटा, कॉम्प्रेशन है। डेंसिटी का क्या है, कॉम्प्रेशन। आप चाहो तो इसको फाइनली ऐसे भी लिख सकते हो, जो अपनी फाइनल डेंसिटी है वो इनिशियल डेंसिटी 1 माइनस गामा डेल्टा T। ये तब लिख सकते हो अगर आपका गामा बहुत छोटा है, जो कि होता है, तो यहां से आप ये अपना फॉर्मूला लिख सकते हो। प्लस एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आप गामा की बात कर रहे हो तो अपना जो गामा होता है वो 3 टाइम्स अल्फा होता है, क्योंकि 3 डायमेंशनल एक तरीके से हो गया, तो ये 3 टाइम्स अल्फा होता है। तो ये आप लोग अच्छे से देख सकते हो, ये पूरी कहानी, ये सब कुछ आप लोगों को मिल गया किसके लिए, थर्मल एक्सपेंशन के लिए, ठीक है ना। बढ़िया ना, याद रहेगा, माइंड मैपिंग होती जा रही है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आ रही है, अच्छे से देख सकते हो, भर गया यहां बोर्ड, जो भी चीज आपको समझनी थी यहां अच्छे से मैंने समझा दी। अब हम बढ़ते हैं आगे, चर्चा को आगे ले जाते हैं। पेंडुलम क्लॉक्स में किस तरीके का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर, देखो आया नहीं है, पर ऐसा नहीं है आ नहीं सकता, मुझे लगता है यहां से आ सकता है, क्योंकि ये इजी कॉन्सेप्ट है, और एक फॉर्मूले से आप लोगों की दुनिया बदल जाएगी। जिसने पढ़ लिया नीट में कर आएगा, जिसने नहीं पढ़ा वो टाइम वेस्ट करेगा, हो सकता है टाइम वेस्ट करके कर ले, पर टाइम बचाना है, वक्त बहुत कीमती है भाई, ठीक है, याद रखो। पेंडुलम क्लॉक, काम भी इसका टाइम नापना है, ठीक है। सो आप देख सकते हो पेंडुलम क्लॉक वाला कॉन्सेप्ट कैसे, इससे कैसा क्वेश्चन आ सकता है, यहां से लीनियर एक्सपेंशन वाला आ सकता है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको पता है जो पेंडुलम होता है उसके अंदर जो ये हमारा पेंडुलम होता है, ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है भाई, ठीक है ना, ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है, और घड़ियों में ये पेंडुलम लगा होता है, इसके अकॉर्डिंग घड़ियों की सुइयां चलती हैं, मतलब इसके टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग घड़ी की सुई घूमती है। अगर इसका टाइम पीरियड बदल जाए तो घड़ी का भी टाइम बदल जाता है ना, ये कमाल की बात है। आप इतना याद रखो, इसका जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है पेंडुलम का, वो होता है 2 पाई, और जो पेंडुलम की लेंथ है वो L है ना, तो होता है 2 पाई रूट L डिवाइडेड बाई G, ठीक है ना। तो ये घड़ी का टाइम पीरियड है, जितना स्लो ये पेंडुलम चलेगा, यानी कि अगर इसका टाइम पीरियड बढ़ गया तो घड़ी धीरे हो जाएगी। टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब घड़ी तेज नहीं हो गई, घड़ी स्लो हो गई, इतना याद रखना। अभी इसका टाइम पीरियड है 2 पाई रूट L बाई G। अगर मैं समर्स में जाऊं, ये तो मैं बोल रहा हूं कि अभी नॉर्मल डेज की बात है, समर्स में जब टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है तब क्या होगा सर, समर्स में इस पेंडुलम की लेंथ बढ़ जाएगी,
इस पेंडुलम की लेंथ क्या हो जाएगी, पहले से बढ़ जाएगी, मान लो कितनी हो गई, एल डैश, कितनी हो गई, एल डैश। और ये पेंडुलम किसका बना हुआ है, हम मान के चल रहे हैं ये जो इसकी रॉड बनी है ना, ये मेटल की है, ये धागा नहीं है, ये मेटल की रॉड से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है, मेटल की रॉड से। ये बॉब नहीं है एक तरीके से, इस तरीके से आपकी कुछ मेटल की एक निडल टाइप या रॉड टाइप है जो ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रही है। सो लेंथ अगर बढ़ गई समर्स में तो आपका टाइम पीरियड बढ़ जाएगा 2 पाई रूट एल डैश बाय जी। तो समर्स में आपकी क्लॉक स्लो हो जाएगी। क्लॉक कैसी हो जाएगी, स्लो। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर यहां क्लॉक स्लो क्यों हो गई, है ना, कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर क्लॉक स्लो क्यों हो गई। स्लो इसलिए हो गई बेटा, मैंने आपको बताया कि जितना टाइम पीरियड इसका बढ़ेगा उतनी धीरे, क्योंकि इसको ज्यादा टाइम लग रहा है ऑसिलेशन में, तो घड़ी की जो सुई है वो अपना सेकंड, अपना कांटा बदलने में टाइम लेगी। जैसे ऐसे करती है ना घड़ी, टिक 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 ऐसे चलती है ना उसकी सेकंड वाली सुई, वो धीरे चलेगी। अगर वो धीरे चलेगी तो घड़ी स्लो हो जाएगी, घड़ी देर से चलेगी। उसको जहां 1 घंटा दिखाना चाहिए वो 1 घंटे से वो क्या करेगी, वो 1 घंटे से कम टाइम दिखाएगी। आप देख सकते हो स्लो हो जाएगी। और यहां हमें फॉर्मूला क्या याद रखना है, सर ये कंसेप्ट समझ में आ गया, फॉर्मूले का बात करें जल्दी से, फॉर्मूला याद हो तो जल्दी हो जाएगा। तो यहां आपको याद रखना है जो भी फ्रैक्शनल चेंज है टाइम का, यानी कि मैं यहां से लिख रहा हूं टाइम पीरियड का फ्रैक्शनल चेंज, मैं लिख सकता हूं डेल्टा। अगर मैं ध्यान से देखूं, थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि यहां 2 टी यूज होंगे, एक टेम्परेचर के लिए एक टाइम के लिए, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसलिए मैं ध्यान से देखूं, मैंने कैपिटल टी यहां टेम्परेचर के लिए नहीं लिखा, किसके लिए लिखा है बोलो, टाइम के लिए। तो मैं यहां से लिखूंगा डेल्टा टी डिवाइडेड बाई टी। डेल्टा टी का मतलब है फाइनल टाइम पीरियड माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल टाइम पीरियड। इसको हम लिख सकते हैं 1/2 अल्फा डेल्टा टी। अब यहां जो टी है वो स्मॉल टी लिख रहा हूं, ध्यान से देखो, यहां टी स्मॉल लिख रहा हूं, यहां टी कौन सा बोलो, ये टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए अब मैं स्मॉल टी यूज कर रहा हूं क्योंकि मैंने टाइम पीरियड के लिए कैपिटल टी चूज कर लिया है। तो आपको याद रखना है कि भैया जो फ्रैक्शनल चेंज आएगा वो ये आएगा, टाइम पीरियड में कितना बदलाव आएगा, टाइम पीरियड कितना बदल जाएगा उसका फ्रैक्शनल चेंज। अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा बोलो, फ्रैक्शनल में 100 मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, परसेंटेज चेंज। तो आपको याद रखना है ये हमारा फ्रैक्शनल चेंज इन किसका है बोलो, ये हमारा फ्रैक्शनल चेंज है, किसका है बोलो, ये फ्रैक्शनल चेंज है हमारे टाइम पीरियड का। और अगर आप ध्यान से देखो और अच्छी बात हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं पूरे एक दिन में बोलूं, एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं याद करो, 86400 सेकंड्स आप ले सकते हो एक पूरे दिन में, ठीक है ना। उसके हिसाब से अगर मैं ध्यान से देखूं, यहां से अगर मैं डेल्टा टी निकालूं, एक दिन में कितना वक्त बर्बाद हुआ, एक दिन में कितना वक्त बर्बाद हुआ, डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 1/2 अल्फा डेल्टा टी डिवाइडेड बाई टी इंटू 86400। क्योंकि मैंने यहां टी की जगह ये डाल दिया, ये जो मैंने टाइम डाला है ये टाइम पीरियड की जगह, ये पूरे टाइम की जगह डाल दिया। तो ये अपना याद रखना है, अपने को अच्छी तरीके से याद रखना है। सो डेफिनेटली इस तरीके से पेंडुलम का कोई क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है, इस फॉर्मूला से डायरेक्टली हो जाएगा। तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, चांसेस कितने हैं सर, मेरे हिसाब से थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है अगर हम नीट की बात करें, पर हम लोग रिस्क नहीं लेके चलेंगे इसलिए मैंने इस कॉन्सेप्ट को यहां बता दिया। इसके अलावा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पे आते हैं, जो थ्योरी वाले क्वेश्चंस होते हैं, इसके लिए मैंने यहां पूरी थ्योरी लिख के रखी है भाई। एनसीईआरटी की कॉपी पेस्ट है एक तरीके से आप कहोगे, काफी हद से मैंने यहां जो एनसीईआरटी है ना उसी को चूज किया आप लोगों को समझाने के लिए। सो आप लोगों को याद रखना है एनोमलस बिहेवियर और वाटर से एक क्वेश्चन आ सकता है। वाटर का एनोमलस बिहेवियर क्या है, ये एक ऐसा लिक्विड है 4 डिग्री सेल्सियस के बाद, पानी, अगर आप उसको क्या करोगे, अगर आप उसको क्या करोगे 4 डिग्री सेल्सियस पे इसकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है ना। इसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे 4 डिग्री सेल्सियस पे अगर इसकी डेंसिटी मैक्सिमम है, तो अगर आप वैसे देखते हो किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हो तो उसकी डेंसिटी कम होती है। इसको अगर आप 4 डिग्री सेल्सियस पे कूल करोगे तो डेंसिटी कम होगी। ये अजीब सा लिक्विड है। अरे जनरली लिक्विड की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा, सॉलिड की कम होती है, बट 4 डिग्री सेल्सियस पे इसकी डेंसिटी मैक्सिमम है, मतलब 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम है। उससे कम टेम्परेचर करोगे, मतलब जब इसको सॉलिडिफाई करोगे, जब आप उसको जमाने की कोशिश करोगे तो सॉलिड फॉर्म में आने के बाद उल्टा इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, यानी कि वो फैलेगा, वो एक्सपेंशन करेगा। ये पहला लिक्विड है जो कूलिंग पे एक्सपेंशन कर रहा है। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद आप कूलिंग कर रहे हो और ये एक्सपेंड हो रहा है। वैसे लिक्विड क्या करते हैं, हीटिंग पे एक्सपेंड करते हैं, ये 4 डिग्री सेल्सियस के बाद कूलिंग पे एक्सपेंड करेगा। ये एनोमलस बिहेवियर आपको यहां से नजर आ रहा है। सबसे पहले वॉल्यूम और टेम्परेचर के ग्राफ से आप देख सकते हो, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस के बाद अगर आप ध्यान से देखोगे, इससे पहले अगर आप टेम्परेचर कम करोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, इसके बाद भी बढ़ेगा, क्योंकि यहां जो वॉल्यूम होगा वो मिनिमम होगा। अगर आप डेंसिटी की बात करोगे, अगर आप डेंसिटी का वेरिएशन देखोगे, आप देख सकते हो 4 डिग्री सेल्सियस पे स्पेस की डेंसिटी कैसी हो गई है, मैक्सिमम आ गई है।
इससे पहले भी इसकी डेंसिटी डिक्रीज करेगी, उसके बाद भी। तो आप देख सकते हो डेंसिटी कम होने का क्या मतलब है भैया, 4 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे डेंसिटी कम हो रही है, इसका मतलब है ये एक्सपेंड कर रहा है, और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद भी एक्सपेंड कर रहा है। तो कमाल का पानी है। इसी से बहुत सारे आप लोगों को क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि एक्वेटिक लाइफ के बारे में कोई क्वेश्चन आ सकता है भैया, आप लोगों से ऐसे पूछ सकता है पानी जमने की प्रोसेस में क्या होता है। जब पानी जमता है, वो पूरी प्रोसेस यहां लिखी गई है, उस प्रोसेस में क्या होता है। अगर आप कंटेनर में पानी जमा रहे हो, लेक वेक की बात तो छोड़ो, अगर आप किसी बॉल में भी पानी जमा रहे हो, किसी कंटेनर में अगर आप पानी जमा रहे हो, तो आप इतना समझना, बीकर में मान लो आपने इस तरीके से पानी रखा, तो होता क्या है, 4 डिग्री सेल्सियस पे जब सारा पानी आ जाता है, मैंने कहा कि सारा पानी मेरा 4 डिग्री सेल्सियस पे, पूरे पानी का ग्लास मेरा 4 डिग्री सेल्सियस पे। अब जब आप फर्दर इसको कूलिंग करोगे, फर्दर जब आप इसको कूल करोगे, तो जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स है ना, उसका टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, बट नीचे वालों का नहीं बदलेगा। याद रखना, ऊपर वाला ठंडा हो जाएगा पर नीचे वाला नहीं बदलेगा, और ऊपर वाला ऊपर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री सेल्सियस पे उसकी डेंसिटी अगर आप ध्यान से देखोगे कम है, 3 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी कम है, तो जो हल्का वाला लिक्विड है वो ऊपर ही रहेगा, यानी कि 3 डिग्री सेल्सियस वाला पानी कम डेंसर है, 4 डिग्री सेल्सियस वाला ज्यादा डेंसर है, और डेंसर लिक्विड नीचे रहते हैं, हल्के लिक्विड ऊपर आ जाते हैं। तो जब पानी को ठंडे वाली प्रोसेस में डालोगे आप, तो ऊपर वाला पानी पहले पूरा 4 डिग्री सेल्सियस था, वो 3 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा, नीचे वाला 4 पे है। और ठंडा करोगे तो ऊपर वाला 2 पे आ जाएगा, पर नीचे वाला अभी भी 4 पे रहेगा। और करोगे तो ऊपर वाला किस पे आ जाएगा, 1 पे, 0 पे और माइनस में चला जाएगा, पर नीचे वाला अभी भी 4 डिग्री पे ही रहेगा। तो नीचे तक कूलिंग आने में टाइम लगेगा, यही वो यहां बताने की कोशिश कर रहा है। और ये एनोमलस बिहेवियर से है, इसकी वजह से जो एक्वेटिक लाइफ है, अगर आप पूरे लेक या रिवर की बात करो, नीचे वाली मछलियां वगैरह सब सेफ रहती हैं। ये बहुत अच्छी बात है, पानी ने उनकी जान बचा ली, ठीक है ना। सो इसका मतलब है पानी हमें तो डुबा सकता है पर मछलियों को नहीं, और उनको बचा भी रहा है अपने एनोमलस बिहेवियर की वजह से। ये भगवान का वरदान है पानी को, अगर ये ना होता तो एक्वेटिक लाइफ नहीं बच पाती, याद रखना। इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखोगे, बहुत सिंपल सी बात है, उसने बताया इन विंटर्स वाटर इन द लंप ऑफ क्ले कूल्स फ्रॉम 4 डिग्री टू 0 एंड रिजल्टिंग इन ब्रेकिंग ऑफ लंप्स। तो इसका मतलब है, अगर आप ध्यान से देखोगे, क्ले के अंदर छोटे छोटे वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब विंटर्स आती हैं तो वो जम जाते हैं और वो एक्सपेंड करते हैं, और लिक्विड के अंदर क्रैक्स आ जाते हैं। वही ये बताने की कोशिश कर रहा है, नॉट लिक्विड, बेसिकली क्ले के अंदर क्रैक्स आ जाते हैं, वही ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। कभी आपने ऐसा किया है, किसी बोतल को, एक कांच की बोतल को क्या करो आप, एक कांच की बोतल को फ्रिज में रख दो, फ्रीजर में रख दो और जमा दो, पूरी भर दो, और उसके बाद फ्रीजर में रख दो, जमा दो, तो इसकी वॉल्यूम बढ़ने की कोशिश करेगी तो आपकी बोतल क्रैक हो जाएगी, क्योंकि इसकी वॉल्यूम बढ़ेगी तो इसकी बोतल क्रैक हो जाएगी। ऐसे ही वाटर जब आपके जो पाइपलाइंस में फ्लो कर रहा होता है, अच्छे से फ्लो कर रहा होता है, विंटर्स में क्या होता है, वो जैसे वो ठंडा होता है तो वो क्या करता है, एक्सपेंड करता है, तो पाइप टूट जाते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं पाइप में। तो ये पूरे आप देख सकते हो सेंटेंस में मैंने यही सब कुछ लिखा हुआ है, आप इसको अच्छे से देख सकते हो। बर्तन भी कई बार टूट जाते हैं, उसके अंदर भी मॉइस्चर होता है, जब वो जमता है तो एक्सपेंड करता है तो क्रैक्स आ जाते हैं। ये कोई सवाल आ सकता है, थ्योरेटिकल सवाल आ सकता है, इसको बिल्कुल लाइटली नहीं ले सकते, हम अच्छे से देख के जाएंगे। थ्योरी वाला कोई क्वेश्चन यहां से जरूर आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, चर्चा को आगे ले जाते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, भाई ये तो सभी को पता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब क्या है, ये मास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। इसका मतलब होता है, इसको मैं अगर C से लिखूं तो मैं इसको लिखता हूं, जितनी भी हीट एनर्जी कोई ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब करता है पर यूनिट मास चेंज इन टेम्परेचर। यानी कि इन जनरल ये होता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से आपको बढ़ाना है, तो आपको कितनी हीट देनी पड़ेगी, वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से मिलता है। मतलब आपने कितनी हीट दी, डेल्टा क्यू का मतलब है जो हमने हीट दी, डेल्टा टी का मतलब क्या है, यहां बोलो टेम्परेचर में कितना चेंज आया, व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज, टेम्परेचर का चेंज डेल्टा टी हुआ। और m का मतलब है उसका मास, जो भी आप लिक्विड ले रहे हो उसका मास, या फिर जो भी ऑब्जेक्ट ले रहे हो, जरूरी नहीं है लिक्विड हो, जिसका भी आप ऑब्जेक्ट ले रहे हो उसका मास। यहां से अगर आप हीट का फॉर्मूला निकालना चाहते हो तो ये आप लोग जानते हो, आप लिखते हो mc डेल्टा टी। यहां m स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, इसको मास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट क्या है, यह बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आपने ये देखा होगा जब किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं तो क्या बढ़ता है, सोचो, वॉल्यूम तो बढ़ता ही बढ़ता है, पर उससे पहले क्या बढ़ता है, उसका टेम्परेचर। अब सब कहेंगे सर अभी आपने पढ़ाया था हीट करते हैं तो एक्सपेंड करता है, बट एक्सपेंड क्यों करता है, टेम्परेचर बढ़ने से। पर ऐसा भी होता है, अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां जैसे आप देख सकते हो टेम्परेचर वर्सेस हीट का ग्राफ दे रहा है, आप हीट दे रहे हो, टेम्परेचर बढ़ रहा है, बट थोड़ी देर के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। ये कब होता है, जब ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट चेंज करता है, जब वो सॉलिड से लिक्विड में जाता है तो वो कुछ हीट एब्जॉर्ब करता है, उस टाइम उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता।
उस टाइम वो कितनी हीट एब्जॉर्ब करता है उसको लिखते हैं डेल्टा क्यू। इसको लिखते हैं हम लेटेंट हीट, है ना, इसको क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट के लिए मैं एल सिंबल यूज कर लेता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। तो मैं इसको लिख लेता हूं लेटेंट हीट मल्टीप्लाई बाय द मास, है ना, मास मल्टीप्लाई बाय द लेटेंट हीट। और यहां लेटेंट हीट कौन सी कही जाती है, यहां बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जिसको एलएफ से लिखते हैं। सो डेल्टा क्यू मतलब वो इतनी हीट एब्जॉर्ब करता है, उसके मास में अगर आप लेटेंट हीट को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, कितनी हीट वो एब्जॉर्ब करता है ड्यूरिंग फेज चेंज। फेज चेंज का मतलब है वो सॉलिड से किस में जा रहा है, लिक्विड में। फिर जब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है टेम्परेचर फिर से बढ़ता है, पर थोड़ी देर के लिए टेम्परेचर बढ़ना रुक जाता है। यानी कि पानी को ही ले लो, एक काम करो, पानी है, पहले वो बर्फ था, मेल्ट करके क्या हो गया, पानी में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद वो पानी हो गया, फिर 100 डिग्री सेल्सियस के बाद इवेपोरेट हो गया। तो जब वो सॉलिड से लिक्विड में और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा होता है उस टाइम उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता, पर उस टाइम वो कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा, यहां से कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा, जो भी उसका मास होगा मल्टीप्लाई बाय लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का मतलब क्या है, हीट पर यूनिट मास जो वो एब्जॉर्ब करता है, किस टाइम पे, हीट पर यूनिट मास एब्जॉर्ब करता है जब वो लिक्विड से वेपर में जाता है। ये एब्जॉर्प्शन कब है, जब लिक्विड से वेपर जा रहा है। अगर वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो इतनी हीट रिलीज करेगा, और अगर वो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो अगेन इतनी हीट रिलीज करेगा। यहां डेल्टा क्यू पॉजिटिव का मतलब है हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, नेगेटिव का मतलब हो गया वो रिलीज कर रहा है, मैं ये कह सकता हूं, ठीक है ना। और यहां उसने आप लोगों को पानी के लिए बता दिया, वैसे ये वैल्यूज वगैरह देता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू आप लोगों को दे दी 80 कैलोरी पर ग्राम, है ना। और आप जानते हो 1 कैलोरी में अप्रोक्सीमेटली कितने होते हैं, 4.18, या फिर अप्रोक्सीमेटली आप लिख सकते हो 4.2 जूल्स होते हैं। तो आप इसको जूल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, बट कैलोरी में याद रखना आसान होता है। तो आइस के लिए लेटेंट हीट क्या है, मतलब 1 ग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए 80 कैलोरी एनर्जी चाहिए। उसी तरीके से आप वाटर के लिए भी देख सकते हो, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है 540 कैलोरी पर ग्राम। 1 ग्राम के लिए 540 कैलोरी, समझ रहे हो मेरी बात अच्छे से। तो ये हम लोगों को याद रखना है लेटेंट हीट से। आगे बढ़ते हैं हम कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री एक प्रोसेस है जहां हीट एक सिस्टम से दूसरे में, या फिर हम कह सकते हैं जहां हम 2 या 3 सब्सटेंसेस को रखते हैं और हीट एक से दूसरे में क्या करती है, ट्रैवल करती है। तो यहां हम वही पढ़ते हैं, बेसिकली कैलोरीमेट्री इसी की स्टडी है जहां हम हीट का ट्रांसफर पढ़ रहे हैं फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर, या फिर हम ये देख रहे हैं कि कितना टेम्परेचर में चेंज आएगा, क्या स्टेट में चेंज आएगा। ये सब हीट का जो भी स्टडी है वो कैलोरीमेट्री में की जाती है ना। मान लो कि हमारे सिस्टम में 2 ऑब्जेक्ट हैं, तो उनमें से एक हीट रिलीज करेगा, दूसरा एब्जॉर्ब करेगा। भाई सीधी सी बात है, जिसका टेम्परेचर ज्यादा होता है वो हीट को रिलीज करता है, जिसका टेम्परेचर कम होता है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है। ठंडा हीट को लेगा, गर्म हीट को देगा। भाई ये तो यूनिवर्सल लॉ है, जो ठंडा है वो हीट को लेगा और जो गर्म है वो हीट को देगा, है ना। सो यानी कि अगर मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट है, एक ने हीट रिलीज की, तो यानी कि मैं लिख सकता हूं क्यू रिलीज। तो जितनी हीट वो रिलीज करेगा दूसरा उतनी ही हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। यानी कि यहां नो लॉस, यहां हीट का कोई लॉस नहीं है, एक ने रिलीज करी दूसरे ने गेन करी। या फिर आप ये भी लिख सकते हो, अगर आपने कैलोरीमीटर के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ले रखे हैं तो जितनी भी हीट का चेंज होगा, यानी कि मैं ऐसे भी लिख सकता हूं डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q, मान लो 2 से ज्यादा अगर उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं, डेल्टा Q3, मैं 3 ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं, एंड सो ऑन, जितने भी हो सकते हैं, सभी का जो चेंज है वो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि सबको ऐड करके 0 क्यों डाल सकता हूं, क्योंकि अगर एक हीट रिलीज कर रहा है तो दूसरा एब्जॉर्ब कर रहा है, एक का डेल्टा Q पॉजिटिव है तो दूसरे का नेगेटिव तो हो गई, तो इन सभी को ऐड करके मैं 0 डाल सकता हूं, क्योंकि नो लॉस इन हीट है। ओवरऑल सिस्टम ने ना तो हीट गेन करी है ना लूज की है। जो भी आपने कंटेनर में अपने ऑब्जेक्ट रखे थे, आपने ये ऑब्जेक्ट आपस में सिर्फ हीट का एक्सचेंज कर रहे हैं, ना तो बाहर से ले रहे हैं ना अंदर से ले रहे हैं, ये आइसोलेटेड पड़े हैं। ये कैलोरीमीटर का प्रिंसिपल होता है, ठीक है ना। अगेन क्वेश्चंस की इसमें प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, और मैं अगर आपसे पूछोगे, मतलब आप मुझसे पूछोगे सर क्वेश्चन कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो भैया ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि भैया हमने आइस पे इतनी स्टीम लगा ली, तो बताओ कितना मास ऑफ स्टीम आपका वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, कितना पानी का वेट होगा। ऐसे प्रीवियस ईयर में भी सवाल आए हुए हैं। तो कैलोरीमेट्री आप केमिस्ट्री में भी पढ़ रहे हो, फिजिक्स में भी पढ़ रहे हो, तो इसको भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से देख के जाओगे, ठीक है ना। आगे की चर्चा करते हैं। हीट ट्रांसफर की बात करें, हमें यहां 3 मोड ऑफ हीट ट्रांसफर याद रखना है। हीट ट्रांसफर का मतलब है हीट एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे जा सकती है। एक प्रोसेस हमें याद रखनी है कंडक्शन, ठीक है ना। एक हम लोगों को याद रखनी है कॉन्वेक्शन,
और तीसरी हम लोगों को याद रखनी है कौन सी, रेडिएशन। ये तीनों बहुत जरूरी है, बट मैं आप लोगों को बता दूं तीनों में से भी दो बहुत जरूरी है जिन पे सवाल आते हैं, वो कंडक्शन और रेडिएशन है। तो हम चर्चा उसी पे करेंगे। कन्वेक्शन पानी में होता है जहां एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, कंडक्शन में मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट नहीं होता। तो आप लिख सकते हो नो मूवमेंट, यहां सिर्फ मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन होता है, यहां मूवमेंट नहीं है, एक्चुअल मूवमेंट नहीं है, नो मूवमेंट, यहां सिर्फ वाइब्रेशन है। अब ये मत कहना मूवमेंट वाइब्रेशन एक ही चीज होती है, यहां कहने का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह मॉलिक्यूल नहीं जाता हीट को लेके, वो सिर्फ एनर्जी को ट्रांसफर करता है वाइब्रेशन में। यहां पे मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करता है। और रेडिएशन की अगर मैं बात करूं तो रेडिएशन में कोई आपको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहां तो मीडियम रिक्वायर्ड ही नहीं है, मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड, है ना, यहां आप कह सकते हो मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड। तो मॉलिक्यूल की बात ही नहीं करेंगे कि वो मूव कर रहा है या नहीं, क्योंकि मीडियम ही नहीं रिक्वायर्ड है। ठीक है, सो अगर हम सबसे पहले चर्चा करें कंडक्शन की, तो कंडक्शन में आप लोगों को यही याद रखना है जो मैंने अभी बातें बताई हैं। और कंडक्शन में सबसे पहले आपको यह याद रखना है कि कंडक्शन होने के लिए क्या चाहिए। जैसे कि अगर हम एक रॉड कंसीडर कर रहे हैं बेटा, यहां हमें एक टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए T1 T2, तो एक टेम्परेचर हाई होना चाहिए, एक टेम्परेचर लो होना चाहिए, और हम इसको स्टेडी स्टेट कहते हैं जहां रॉड हीट एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। स्टेडी स्टेट का मतलब रॉड और हीट एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, जितनी हीट आप यहां दे रहे हो उतनी हीट यहां मिल रही है। स्टेडी स्टेट का मतलब है ना, स्टेडी स्टेट के बाद हम लोग इसको चर्चा करते हैं। स्टेडी स्टेट का मतलब है यहां से जितनी इसने हीट एब्जॉर्ब की है ना, जितनी भी हीट एब्जॉर्ब की है उतनी हीट ये यहां रिलीज कर रहा है, पर यूनिट टाइम भी कह सकते हो, है ना, जितनी एब्जॉर्ब की उतनी हीट वो रिलीज करेगा। अब ये स्टेडी स्टेट होता है बच्चा, इसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट। अब आप लोगों को एक बात याद रखनी है, मान लो भाई इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने कितना लिया, ए लिया, और इसकी जो लेंथ ली वो लिया हम लोगों ने एल, ठीक है ना। सो यहां से मैं लिखूंगा dH/dt, इसको बोलते हैं हीट पर यूनिट टाइम। ये बिल्कुल करंट जैसा है, जैसे करंट होता है वैसे ये हीट पर यूनिट टाइम है। करंट में आप बोलते हो चार्ज पर यूनिट टाइम या हीट पर यूनिट टाइम। जैसे I = V/R होता है, यहां क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस, यानी कि T1 - T2। T1 को मैं हॉट मान रहा हूं और इसको मैं क्या मान रहा हूं, कोल्ड। तो हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे जाएगा। तो dH/dt T1 - T2 मल्टीप्लाई बाय आपका होता है K इंटू एरिया डिवाइडेड बाई आपकी जो भी लेंथ है। यहां K को हम बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ये मटेरियल पे डिपेंड करती है कि आप आयरन ले रहे हो, कॉपर ले रहे हो या क्या ले रहे हो। ए का मतलब है एरिया जो आपका क्रॉस सेक्शन का है, ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना। जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में होता है बिल्कुल वैसे ही बच्चे, ये मेरी लेंथ है ना। और आप जानते हो यहां से इसको आप लिख सकते हो, ये करंट की तरह है, ये पोटेंशियल डिफरेंस की तरह है, यहां टेम्परेचर डिफरेंस है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ और थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है ना। सो ये हम लोगों को थर्मल कंडक्शन में याद रखना है। इसके बाद अगर हम ध्यान से देखें, सीरीज कनेक्शन ऑफ रोड्स पे सवाल आए जाते हैं। आप लोगों को बहुत बार सवाल सीरीज कनेक्शन ऑफ रोड पे आए हैं, यानी कि अगर दो रोड को आप सीरीज में लगा दोगे तो क्या होगा, ठीक है ना। क्या क्या सवाल बनते हैं यहां से, भाई आपको अगर दो रोड्स दे दी जाए, एक ये और दूसरी ये, मान लो दो अलग अलग आप लोगों को रॉड दे दी जाए, अलग अलग रॉड आपको नजर आ रही है, एक ये वाली और एक दूसरी अलग कलर से बना देते हैं, ये दूसरी अलग रॉड हो गई, ठीक है। और आप लोगों को बोले बेटा यहां टेम्परेचर है T1 और यहां टेम्परेचर है T2, और आपसे बोले इसके यहां पे जहां ये जंक्शन बना है, जहां ये दोनों आपस में ज्वाइन हो रहे हैं, वहां टेम्परेचर क्या होगा, जंक्शन का टेम्परेचर क्या होगा। पहला सवाल ये बनता है, ठीक है। अब अगर आप ये वाली लेंथ कितनी ले रहे हो, मान लो अगर आप इस लेंथ को ले रहे हो कितना, आप ले लो इसको L1 और इस वाली लेंथ को ले सकते हो आप कितना, L2, ठीक है ना। सो सबसे जो जरूरी क्वेश्चन है आपको इतना याद रखना है, यहां जितना हीट यहां से यहां पहुंचेगा उतना हीट यहां से यहां पहुंचेगा, यानी कि जितनी हीट यहां से यहां जा रही है उतनी हीट यहां से यहां जा रही है। अगर मैं आपको बोल दूं ये सिंपल सा, अगर L1 और L2 को मैं बराबर कर दूं किसी तरीके से, अगर L1 और L2 आपको सवाल में सेम दिए गए हैं, ऐसे केस में जो जंक्शन का टेम्परेचर आता है वो आता है, जो अगर पहले वाले की कंडक्टिविटी K1 है दूसरे की K2 है, तो ये आता है K1 T1 प्लस K2 T2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। और इसको डिराइव करने के लिए सिर्फ मैं एक चीज यूज कर रहा हूं, जितनी हीट यहां से यहां फ्लो कर रही है उतनी हीट यहां से यहां फ्लो कर रही है, ठीक है ना। और हीट फ्लो का तो आप फॉर्मूला जानते ही हो, मैंने अभी बताया ही है। dH/dt का जो यहां से फॉर्मूला डाल रहे हैं वो डाल रहे हैं KA, और आप लिख सकते हो T1 माइनस जो भी आपका दूसरा टेम्परेचर है डिवाइडेड बाय जो भी आपकी लेंथ है ना। इसके लिए T1 - T डालेंगे, इसके लिए T - T2 डालेंगे और इक्वेट कर देंगे, L1 L2 सेम होगा तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है ना।
तो एक पहला आपसे सवाल पूछा जा सकता है कॉमन जंक्शन पे कि यहां जंक्शन पे टेम्परेचर क्या होगा। अगर L1 L2 बराबर नहीं हुए तो आप इसको ऐसे करोगे K1A और यहां से कितना लिखोगे K2A T माइनस T2 डिवाइडेड बाई L2। यहां से फिर आपको यह फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। अगर आपकी लेंथ बराबर नहीं हुई, बराबर हुई तो डायरेक्टली आपका ये आ जाएगा टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर। ठीक है, और क्या सवाल बनता है सीरीज कनेक्शन में? एक तो ये बन गया, दूसरा सवाल बनता है आपका इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी पे कि थर्मल कंडक्टिविटी का इफेक्टिव क्या होगा। यानी कि आपके पास ये जो दो रोड आप लोग आपस में ज्वाइन कर रहे हो, आपके पास दो रोड्स हैं जिनको आप आपस में क्या कर रहे हो, ज्वाइन कर रहे हो। अगर आप इसको ज्वाइन कर रहे हो, लेट्स से इसकी लेंथ L1 है, इसकी लेंथ L2 है, यहां टेम्परेचर आपका T1 है, यहां टेम्परेचर T2 है, तो आप इस रॉड की जगह एक सिंगल रॉड की बात कर रहे हो जिसकी लेंथ कितनी होगी आप देख सकते हो L1 प्लस L2। इसका एरिया अगर A है तो इस पूरी रॉड का एरिया भी A होगा। तो आप लोगों से यह पूछ रहा है कि अगर आप ध्यान से देखो इसका थर्मल कंडक्टिविटी इफेक्टिव क्या होगा। यहां थर्मल कंडक्टिविटी K1 ले लेते हैं और यहां कितनी ले लेता हूं मैं K2, तो इसकी इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी आपसे पूछी जा सकती है। अब इसको निकालने के लिए बहुत सिंपल है, आप लोग जैसे रेजिस्टेंस करते हो यहां भी आपका हीट रेजिस्टेंस होगा, यानी कि सीरीज कनेक्शन है, तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं R1 प्लस R2, यानी कि ये थर्मल रेजिस्टेंस पहले वाले का प्लस थर्मल रेजिस्टेंस दूसरे वाले का किसके इक्वल हो जाएगा आपका कुछ कुछ R इफेक्टिव के, है ना। और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको याद है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप बोलते थे रो L बाई A, तो यहां से आप लिख सकते हो L बाई A इंटू के। जो रो होती थी रेजिस्टिविटी होती थी, उसी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी होता है, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी होता है। तो आप यहां से सिंपली लिख सकते हो, अच्छा यहां से जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा L1 और थर्मल कंडक्टिविटी K1 और एरिया A प्लस L2 थर्मल कंडक्टिविटी K2 और एरिया A, और यहां से आ जाएगा आपकी टोटल लेंथ L1 प्लस L2 और जो आपकी थर्मल और जो आपकी नीचे थर्मल कंडक्टिविटी है वो आ गई आपकी K इफेक्टिव, और जो लेंथ जो एरिया आ गया वो आपका A है। आप देख सकते हो इस तरीके से। बट स्पेशल केस जहां L1 और L2 सेम हो जाए वहां क्या हो जाएगा, अगर L1 और L2 बराबर हो गए तो क्या करेंगे सोचो, तो बहुत सिंपल है, L1 L2 ये दोनों L हो गए और यहां क्या बन जाएगा 2L, यानी कि वहां से जो फॉर्मूला आएगा एरिया तो कट जाएगा, एरिया तो अभी भी कट रहा है कॉमन लेके, तो यहां से आप बोलोगे अच्छा वहां फॉर्मूला आएगा 1/K1 प्लस 1/K2 इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय K इफेक्टिव। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा थर्मल कंडक्टिविटी, आप यहां से निकाल सकते हो K इफेक्टिव अगर दोनों की लेंथ सेम हो गई। तो ये सीरीज कनेक्शन में आप लोगों से सवाल पूछे जा सकते हैं, इसको आप अच्छे से देख सकते हो। आगे चर्चा करेंगे, अगर रोड सीरीज में ना हुई पैरेलल में कनेक्टेड हुई तो क्या। अगर पैरेलल में कनेक्टेड हुई यानी कि दोनों रोड को अगर आप ध्यान से देख रहे हो, ये रॉड 1 हो गई, ये रॉड 2 हो गई, दोनों पे हम लोग टेम्परेचर डिफरेंस सेम रखेंगे। यहां टेम्परेचर T1 है तो यहां टेम्परेचर कितना होगा बोलो T2। तो यहां इन दोनों की जो लेंथ है वो तो सेम होनी चाहिए, एरिया अलग हो सकता है। इसका मान लो हमारा एरिया कितना हो गया, नीचे वाले का A2 और ऊपर वाले का एरिया मैंने ले लिया A1। तो आप यहां अगर थर्मल कंडक्टिविटी की बात करोगे तो आपकी जो रॉड का एरिया है वो A1 प्लस A2 हो जाएगा और इफेक्टिव लेंथ L ही रहेगी और K इफेक्टिव आपको निकालना होगा। इसका K1 होगा और इसका क्या रखेंगे हम K2, ठीक है ना। इस तरीके से हम कंसीडर कर सकते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखो, अब क्या करें सर ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहां से पैरेलल कनेक्शन, आपको पता है रेजिस्टेंस पैरेलल में कैसे लगते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2, इसको हम लिख सकते हैं 1/R इफेक्टिव, लिख सकते हैं ना बेटा, याद है ना पैरेलल कनेक्शन, भूले तो नहीं हो, सिंपल है बिल्कुल। अब R की जगह अगर इसकी वैल्यू डालेंगे तो आपको पता है यहां से आ जाएगा K1, ठीक है ना, नीचे आएगा लेंथ और ऊपर आ जाएगा एरिया A1 प्लस यहां से आएगा K2 एरिया A2, नीचे लेंथ हमारी कितनी है L, और यहां से कितना आ जाएगा K इफेक्टिव इनटू जो एरिया था टोटल A1 प्लस A2 और डिवाइडेड बाय जो लेंथ है वो L है। तो आप देख सकते हो L कैंसिल हो जाएंगे। अब यहां भी स्पेशल केस, यहां तक आंसर आपका आ गया। स्पेशल केस अगर A1 A2 सेम हो जाए, अगर A1 A2 बराबर दे दे सवाल में तो बहुत आराम से हो जाएगा। अगर आपके A1 A2 बराबर हो जाएंगे तो ये भी A, ये भी A, ये 2A हो जाएगा, यानी कि यहां से आएगा आपका K1 प्लस K2 इज इक्वल्स टू 2K इफेक्टिव, या फिर आप बोल सकते हो आपका जो K इफेक्टिव होगा वो K1 प्लस K2/2 होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, ये आप लोगों का जनरल फॉर्मूला बन जाएगा बहुत आराम से। मैं इसको जल्दी से भी करा रहा हूं और समझा भी रहा हूं साथ के साथ कि इस तरीके के सवाल आप लोगों के आ सकते हैं। इसके बाद आता है कंडक्टिविटी के बाद
बोल्ट्जमैन स्टीफेंस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या बोलता है, ये हमें फॉर्मूला देता है, अगर आप ध्यान से देखो, पावर का, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कितनी पावर का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम वो कितनी एमिट कर रही है ना। तो वो किस पे डिपेंड करता है, एरिया पे। एक कांस्टेंट होता है बोल्ट्जमैन स्टीफन कांस्टेंट, सवाल में इसकी वैल्यू देगा तो आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, अपना टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, ये कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो ये देगा, या फिर रेशियो लेने के लिए कहेगा क्वेश्चंस में, तो आप लोग समझ जाना, अरे वाह फिर तो इजी हो जाएगा। और टेम्परेचर की पावर 4, पर टेम्परेचर यहां किस में होना चाहिए, इन कैल्विन। टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में डाल दिया तो दिक्कत है। कहने का मतलब है अगर एक ऑब्जेक्ट है, इसका टेम्परेचर सरफेस टेम्परेचर T है, इसका एरिया A है, शेप कुछ भी हो सकती है, एरिया आपको निकालना पड़ेगा। A क्या है यहां बोलो, सरफेस एरिया है। A कितना है हमारा, सरफेस एरिया। तो ये कितनी एनर्जी देगा, ये कितनी एनर्जी पर यूनिट टाइम देगा, पावर। ये किसके प्रोपोर्शनल होगी, टेम्परेचर की पावर 4 की, ठीक है ना। तो कभी कभी हम रूम टेम्परेचर को भी देखते हैं, ये कुछ एब्जॉर्ब भी कर रहा होगा, बट उसको भी हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, यहां सिर्फ हम रेडिएशन की बात कर रहे हैं, ये कितना रेडिएट करेगा, T की पावर 4, ठीक है ना। अब कई बुक्स में एमिसिविटी एब्जॉर्प्टिविटी के बारे में देता है, बट नीट में मैंने नहीं देखा, उससे सवाल पूछा जाता नहीं है। सो आप इस फॉर्मूले के थ्रू भी क्वेश्चन पे डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो। और मैंने देखा है सबसे यूजफुल फॉर्मूला है P2/P1 इज इक्वल्स टू, आप यहां से लिख सकते हो यहां से आप लिख सकते हो T2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय T1 की पावर 4। अगर एरिया सेम है, टेम्परेचर बदल रहे हो, अगर आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हो, सेम ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बदल रहे हो, सेम ऑब्जेक्ट है ना, अगर सेम ऑब्जेक्ट है और आप उसका टेम्परेचर बदल रहे हो, तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हो। अगर आपका डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, सेम टेम्परेचर है, तो क्या होगा, समझ रहे हो मेरी बात। अगर डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, और आप अब देख सकते हो यहां से P2/P1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, टेम्परेचर सेम है, तो उस केस में आपका फॉर्मूला बन जाएगा कितना, A2 डिवाइड बाई A1। और अगर टेम्परेचर भी अलग है, ऑब्जेक्ट भी अलग है, तो इन जनरल आप P2/P1 को क्या लिख सकते हो, वहां से आप लिख सकते हो A2/A1 T2 की पावर 4 डिवाइड बाय T1 की पावर 4। तो ये फॉर्मूला सारे आप लोगों को यूज करने हैं। अगर वो ऑब्जेक्ट भी बदल दे, टेम्परेचर भी अलग दे दे, फिर तो सर यही यूज करना पड़ेगा। अगर वो ऑब्जेक्ट में सिर्फ ऑब्जेक्ट ही बदले और टेम्परेचर ना बदले, तो ये यूज कर लेना। और अगर वो बोले नहीं सेम ऑब्जेक्ट है, पहले टेम्परेचर ये था, बाद में टेम्परेचर ये, बताओ पावर का रेशियो, तो ऐसे ले सकते हो भाई, ठीक है ना। कभी कभी बुक्स में क्या करता है, आप लोगों को ये फॉर्मूला दे देता है, P डिवाइडेड बाई A को कुछ लिख देता है ना। इसको मान लो हमने कुछ Q लिख दिया, तो ये आ जाता है सिग्मा T की पावर 4। पर यहां अगर आप Q देखोगे तो वो है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, क्योंकि पावर है एनर्जी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट यहां आप क्या कर रहे हो, एरिया कर रहे हो, तो इसको आप Q को बोलोगे एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। सो ये हमारा स्टीफेंस लॉ है। इसके बाद वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को ये बताता है कि डिफरेंट टेम्परेचर पे आपको ऑब्जेक्ट अलग अलग कलर का क्यों नजर आता है ना। तो इसका सिंपल लॉजिक है, इसके अकॉर्डिंग ये है कि लैम्डा इंटू टी, इसका जो प्रोडक्ट है, लैम्डा m लिखूंगा इंटू टी, ये कांस्टेंट है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग ये आप लोगों को याद रखना है। इस कांस्टेंट की वैल्यू आपको एग्जाम में देता है, बट आप लिखना चाहते हो तो 2.9 इंटू 10⁻³ मीटर, और आप लिख सकते हो इंटू कैल्विन, ये भी याद रख सकते हो। टेम्परेचर कैल्विन में होना चाहिए, टेम्परेचर किस में होना चाहिए, कैल्विन में होना चाहिए। ये है क्या, लैम्डा m क्या है। आप किसी चीज को, रोड को जैसे मान लो एक हीट कर रहे हो, अगर आप क्या कर रहे हो, एक आयरन की रोड को हीट कर रहे हो, तो पहले आपको लाल रंग की नजर आती है, धीरे धीरे उसका रंग येलो में कन्वर्ट होता है, और फिर वो आपको वॉयलेट व्हाइट कलर में कुछ नजर आने लगती है, वॉयलेट ब्लू साइड, है ना, वो ब्लूइश नजर आती है। जैसे गैस पे भी तो आपको फ्लेम अलग अलग कलर की नजर आती है ना, वैसे ही है। तो आपको इतना याद रखना है, जो चीज गर्म हो रही है, पहले जस्ट गर्म होनी स्टार्ट होती है, वो रेड इसलिए नजर आती है क्योंकि रेड की वेवलेंथ सबसे कम है, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, टेम्परेचर वहां सबसे कम है। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, आपकी वेवलेंथ कम होती जाएगी, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। टेम्परेचर बढ़ाओ वेवलेंथ कम, वेवलेंथ बढ़ाओ टेम्परेचर कम। कहने का मतलब है रेड पे कम टेम्परेचर, वॉयलेट पे ज्यादा टेम्परेचर। आप कहोगे ये क्या है, मतलब एक ही कलर देता है क्या, नहीं। अगर आप आयरन की रोड को हीट करोगे, वो सारे कलर दे रहा है, वो ग्रीन भी दे रहा है, वो ब्लू भी दे रहा है, वो रेड भी दे रहा है, पर एक ऐसा कलर है जो सबसे ज्यादा आपको नजर आएगा, एक कलर है जो मोस्ट इंटेंस होगा, जो सबसे ज्यादा नजर आएगा, वो लैम्डा उसकी वेवलेंथ है, मोस्ट इंटेंस कलर की वेवलेंथ है। हर टेम्परेचर पे ऑब्जेक्ट हर कलर देता है, पर एक कलर है जो सबसे ज्यादा नजर आता है, जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, उसकी वेवलेंथ को हम लैम्डा एम कहते हैं। यानी कि मैं यहां लिख सकता हूं लैम्डा एम क्या है, ये इंटेंसिटी है, ये मतलब ये इंटेंसिटी मैक्सिमम
ठीक है ना, ये वो कलर है जिसकी इंटेंसिटी आपको क्या दिखेगी, लैम्डा विद मैक्सिमम इंटेंसिटी, है ना, ये वो वाली वेवलेंथ है जिसकी सबसे ज्यादा इंटेंसिटी है, जिसके फोटोन सबसे ज्यादा निकल रहे हैं, जो आपको नजर आ रहे हैं। भाई जब रोड आपको लाल कलर की दिखती है ना, वो 100% वो वायलेट कलर भी दे रही होती है, वो येलो भी दे रही होती है, पर हमें दिखता तो लाल ही है ना। जैसे एक इंसान है, उसमें बहुत सारी अच्छाइयां हैं, एक बुराई है, ऐसे वाली बात होती है ना, ऐसे तो आपको सबसे ज्यादा वो जो एमिट कर रहा है वही नजर आएगा, एक जो छोटी मोटी चीज है उसको आप इग्नोर कर दोगे, है ना। तो इसका मतलब है लैम्डा इंटू टी, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, मान लो अगर आप यहां लिख दो लैम्डा आर और टेम्परेचर, तो अगर आप ध्यान से देखोगे इसको T1 लिख दो, ये सेम हो जाएगा लैम्डा ऑफ वॉयलेट इंटू टेम्परेचर T2। अगर आप देख रहे हो, अगर आपका रेड कलर सबसे ज्यादा नजर आ रहा है तो टेम्परेचर T1 है, अगर वॉयलेट कलर सबसे ज्यादा आ रहा है तो टेम्परेचर T2 है। तो आप देख सकते हो यहां लैम्डा आर ग्रेटर देन लैम्डा वी है, यानी कि आप लिख सकते हो T2 शुड बी ग्रेटर देन टीवी, ठीक है ना। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे कम वेवलेंथ वाला नजर आएगा, इसलिए वॉयलेट की वेवलेंथ कम है तो हाई टेम्परेचर पे वॉयलेट नजर आता है, ठीक है ना। तो ये आप लोग याद रखना, इसको और स्टीफेंस लॉ को मिला के भी सवाल आ जाता है कई बार, इसको और स्टीफेंस लॉ को मिला के भी आ जाता है। वो ऐसे बोल सकता है, स्टीफेंस लॉ में आपको पावर इस कलर की सबसे ज्यादा दिख रही थी, टेम्परेचर बढ़ाया तो कौन से कलर की नजर आएगी, कितनी पावर नजर आएगी, तो आप इसको और स्टीफेंस लॉ को दोनों को साथ जोड़ के क्वेश्चन बना सकते हो। तो बहुत जरूरी है दोनों को साथ पढ़ना, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर में ऐसा बहुत बार हुआ है। इसके अलावा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लास्ट टॉपिक है हमारा, इसको एक बार ध्यान से देखते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है, ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। भाई जब आप गर्मियों में अपने हाथ में दूध का ग्लास लेके बैठते हो, गर्म दूध का ग्लास, तो बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है, बट सर्दियों में क्या होता है, वो झट से ठंडा हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप कहोगे सर सर्दियों में रूम टेम्परेचर कम होता है, यानी कि आपके ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर अगर रूम टेम्परेचर से बहुत डिफर है, यानी कि आपका दूध 100 मान लो 80 डिग्री सेल्सियस पे ले लो, और रूम टेम्परेचर सर्दियों में मान लो है 15 डिग्री सेल्सियस, तो आप कहोगे अच्छा खासा गैप है, 65 डिग्री सेल्सियस का गैप है, इसलिए वो जल्दी ठंडा होता है। मतलब ऑब्जेक्ट का अगर रूम से टेम्परेचर बहुत फर्क है तो चीजें जल्दी ठंडी होती है, पर जैसे जैसे वो ठंडा होने लगेगा उसका रेट कम होने लगेगा, वो धीरे धीरे ठंडा होगा। तो पहले तो वो जल्दी जल्दी ठंडा होगा, फिर बाद में धीरे धीरे ठंडा होगा। जितना ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के पास होगा, उतना ही रेट ऑफ कूलिंग स्लो हो जाएगी, जितना डिफरेंस ज्यादा होगा उतनी ही फास्ट होगी। यानी कि यहां आप बोलते हो डी कैपिटल टी डिवाइडेड बाय डी इंटू स्मॉल टी। ऊपर वाला टी टेम्परेचर के लिए हम कह रहे हैं, है ना, और नीचे वाला जो टी है वो हम बात कर रहे हैं टाइम का, टेम्परेचर का चेंज टाइम के साथ। यहां से एक नेगेटिव आएगा और एक कांस्टेंट आएगा। नेगेटिव साइन इसलिए क्योंकि टेम्परेचर टाइम के साथ कम हो रहा है, और अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ एक कांस्टेंट है हमारे पास सी, ये हमारा कुछ कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख सकते हो कुछ भी कांस्टेंट है सी, और ये किसके इक्वल होता है, जो भी आपके ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, और इसके बाद आप क्या कर सकते हो, इन्हीं का जो डिफरेंस है बस इतना ही लिखना है, टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। नीचे मैं मिटा देता हूं नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, यहां तक लिख दो, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर, सिंपल सी बात। और पर आप लोगों को जब भी क्वेश्चन देता है ना, जैसे वो क्वेश्चन में देगा कि ऑब्जेक्ट 70 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस पे जा रहा है, ये क्या हो गया हमारा, चेंज इन टेम्परेचर हो गया। और सराउंडिंग का टेम्परेचर भी दे देगा, मान लो रूम टेम्परेचर दे दिया या सराउंडिंग का टेम्परेचर दे दिया 23 डिग्री सेल्सियस, मान लो ऐसे क्वेश्चन आ गया, तो आप बोलोगे सर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर तो बदल रहा है ना। आप यहाँ dt बाई dt में तो ये लिख दोगे, dt बाई dt में क्या लिख दोगे बोलो, यहां लिख दोगे 70 माइनस 60, और मान लो ये कितनी देर में हो रहा है, 1 मिनट में। कितनी देर में हो रहा है आपका, ये बोलो 1 मिनट में हो रहा है। तो आप बोलोगे सर नीचे भी टाइम डाल देंगे हम, 1 मिनट डाल देंगे, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट साइड में क्या डालेंगे, माइनस सी, पर सर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर तो बदल रहा है, ऐसे में हमें क्या करना पड़ता है, जो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है उसको हमें एवरेज टेम्परेचर लेना पड़ता है। यानी कि आप देख सकते हो ये टेम्परेचर और ये टेम्परेचर, इसका एवरेज यानी कि 70 प्लस 60/2। तो जो भी क्वेश्चन में आपको टेम्परेचर रेंज दे रखी है वो चूज करनी होती है, यानी कि यहां से आप लिख सकते हो 70 प्लस 60/2 माइनस रूम टेम्परेचर यानी कि 23। बाकी अब इसमें डालोगे तो आपका जवाब आ जाएगा। अब आप लोगों का सवाल ये हो सकता है कि सर यहाँ डिग्री सेल्सियस केल्विन देखना पड़ेगा, तो नहीं देखना पड़ेगा क्योंकि आप चेंज ले रहे हो, फर्क नहीं पड़ेगा। डिग्री सेल्सियस केल्विन में जो भी डालोगे आपका आंसर आ जाएगा। बट अगर आपको कभी फाइनल टेम्परेचर वगैरह निकालना पड़े, कोशिश करना केल्विन में निकाल के दो, और डिपेंडिंग अपॉन द सॉल्यूशन या फिर ऑप्शंस जो आप लोगों को दिए, ठीक है।
सो ये सब कुछ आप लोगों को करना है। अगर मैं हॉट टॉपिक की बात करूं, जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा आने के चांसेस है, वो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से ज्यादा आने के चांसेस है क्वेश्चन, प्लस वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ को भी करना और रॉड के डिफरेंट कॉम्बिनेशन को, ज्यादा चांसेस, ऐसा नहीं है कि नीचे आएगा, ज्यादा चांसेस वहां से आने के लिए। आई होप ये जो लेक्चर है, जो मैंने वन शॉट में लिया है, मैं भी लगातार बोलता गया हूं, आपको चीजें समझाता गया हूं, आपको समझ में आई होंगी। और होपफुली अगर आपको कहीं भी लगे कमेंट्स में कि सर ने कुछ ऐसा कुछ लिख दिया जो शायद समझ नहीं आया, या फिर बाय मिस्टेक अगर मैंने कुछ ऐसा लिख दिया, बोला कुछ और लिखा कुछ, टीचर से जनरली हो जाता है, तो उसको आप एक बार कंसिडरेशन में लेना और कमेंट्स में जरूर मेंशन कर देना। मैं आपके कमेंट्स देखूंगा, अगर ऐसा मुझे कुछ लगता है तो डेफिनेटली आई विल रिप्लाई ऑन द कमेंट्स ऑल्सो। सो अभी के लिए मैं आप लोगों से कहूंगा टेक केयर, बाय बाय, तैयारी करते रहो, मैं दोबारा से मिलूंगा और आप लोगों को ऐसे ही अमेजिंग सेशंस आप लोगों के लिए प्रोवाइड करता रहूंगा। जाते जाते मेरा धन्यवाद ले जाना। बाय एवरीवन, टेक केयर।